नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के सफर पर एक खास पड़ाव की बात करेंगे। जी। सोचिए, जब कोई चीज 50 साल पुरानी हो जाए तो उसका एक हेल्थ चेकअप तो बनता है ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक यही काम साल 2000 में बनी एक समिति ने किया, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग यानी NCRWC ने। बिल्कुल, ये एक जरूरी कदम था उस वक्त। भारत सरकार ने जस्टिस M.N. वेंकटचलैया, जो उस समय पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में ये 11 सदस्यों का आयोग बनाया था। अच्छा। और फिर 2 साल बाद 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसका काम था ये देखना कि 50 सालों में हमारा संविधान कितना कारगर रहा है, कहाँ सफल हुआ, कहाँ कमी रह गई। तो मतलब संविधान की एक तरह से पूरी पूरी जांच पड़ताल। हाँ। पर क्या उन्हें संविधान बदलने को कहा गया था? ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, ये बहुत साफ था। आयोग को साफ कहा गया था कि भाई समीक्षा जो करनी है वो संसदीय लोकतंत्र के दायरे में ही करनी है। और संविधान की जो मूल संरचना है, जो उसकी नींव है, उसे बिल्कुल नहीं छूना है। अच्छा। आयोग ने भी ये बात साफ कर दी थी कि देखिए, हम संविधान दोबारा लिखने नहीं बैठे हैं, हम बस उसके कामकाज को परख रहे हैं। समझ गई। और हमारी भूमिका सलाह देने वाली है, सिफारिशी है। मानना या ना मानना वो तो संसद का काम था। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारे संविधान का 50 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा था। आयोग ने किन मुख्य पहलुओं पर गौर किया, मतलब फोकस एरिया क्या थे? हाँ, उन्होंने 11 मुख्य क्षेत्र चुने थे, जैसे कि हमारी संसद, सरकार और न्यायपालिका ये सब कैसे काम कर रही हैं, चुनावी व्यवस्था में क्या सुधार होने चाहिए, समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने में संविधान कितना मददगार रहा है, लोगों के मौलिक अधिकार कैसे और बढ़ें, ठीक है। केंद्र और राज्यों के रिश्ते कैसे हैं, और क्या ताकत सही मायने में नीचे तक पहुंची है, मतलब पंचायतों तक। अच्छा, चलिए, तो इस रिपोर्ट कार्ड के नतीजों पर आते हैं। 50 साल का ये जो सफर था, इसमें क्या कुछ अच्छा रहा? क्या उपलब्धियां गिनाई आयोग ने? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो शायद यही थी कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं। हाँ, ये तो है। एक संघीय ढांचा, एक फेडरल स्ट्रक्चर, वो ठीक-ठाक काम कर रहा था। नियमित चुनाव हुए, सरकारें बदलीं, लेकिन शांति से बदलीं। और 73वें और 74वें संशोधन भी तो थे। हाँ हाँ, उनसे गांव और शहर के स्तर पर भी लोकतंत्र का दायरा काफी बढ़ा। और एक चीज और, संसद और विधानसभाओं में पहले के मुकाबले पढ़े लिखे लोग ज्यादा आने लगे और समाज के अलग अलग तबकों की नुमाइंदगी भी बढ़ी, खासकर पिछड़े वर्गों से। ये भी एक पॉजिटिव बदलाव गिना जा सकता है। हाँ, राजनीतिक मोर्चे पर ये कुछ अहम बातें थीं। फिर आर्थिक क्षेत्र में भी तस्वीर काफी बदली थी। अच्छा, क्या क्या बदला? देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा। जैसे गेहूं का उत्पादन देख लीजिए, 60 के दशक के मुकाबले साल 2000 तक लगभग 7 गुना बढ़ गया था। 7 गुना? हाँ, और चावल का उत्पादन भी 2.5 गुना से ज्यादा हो गया था। नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई। आंकड़े तो वाकई दिलचस्प लग रहे हैं। हम्म। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक इंडेक्स हम्म। वो करीब 20 गुना बढ़ गया। बिल्कुल। और बिजली उत्पादन वो तो लगभग 100 गुना बढ़ गया था। जी। और 90 के दशक के आखिर में तो जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी खासी थी, 6 से 8%। बिल्कुल। बस एक साल 97 98 को छोड़कर। और आईटी सेक्टर वो भी तो कमाल कर रहा था। हाँ, आईटी सेक्टर का रेवेन्यू 1990 में सिर्फ $150 मिलियन था और 1999 तक $4 बिलियन हो गया था। वाह। प्रति व्यक्ति आय भी पहले से काफी बेहतर हुई, 2.5 गुने से भी ज्यादा। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छी खबरें थीं। जैसे शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो आधी रह गई थी और लोगों की औसत उम्र, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो लगभग दोगुनी हो गई, 32 साल से बढ़कर 63 साल। केरल वाला उदाहरण तो कमाल का है। सुना है वहाँ महिलाओं की औसत उम्र 75 साल तक पहुँच गई थी। हाँ, वो उस समय वॉशिंगटन डीसी में जन्मे बच्चे की औसत उम्र से भी ज्यादा थी। सच में? जी। स्वास्थ्य सेवाओं का जाल भी फैला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत बढ़ गए, स्कूलों की संख्या भी काफी बढ़ी, लगभग हर गांव के पास प्राइमरी स्कूल पहुंच गया था। तो ये सब तो हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियां। जी। लेकिन जैसा हर रिपोर्ट कार्ड में होता है, इसमें सिर्फ तारीफें तो नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आयोग ने कई गंभीर कमियों और विफलताओं पर भी उंगली उठाई, काफी तीखी टिप्पणियां थी। बिल्कुल, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। जी। तो राजनीतिक मोर्चे पर क्या चिंताएं थीं? कहाँ गड़बड़ दिखी? यहाँ तस्वीर ज्यादा गंभीर थी, सच कहें तो। आयोग ने साफ कहा कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में बड़ी खामियां आ गई हैं। जैसे? इसमें बाहुबल और धनबल का जोर बहुत बढ़ रहा है। और चिंता की बात यह कि आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति में आ रहे हैं, चुनकर आ रहे हैं। हाँ, ये तो आज भी सुनते हैं हम। और लोकतंत्र पूरी तरह समावेशी नहीं बन पाया था।
खासकर महिलाओं की भागीदारी वो बहुत ही कम थी सार्वजनिक जीवन में। और चुनावों का बेतहाशा खर्च, वो तो एक अलग ही मुद्दा है। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार को सीधा सीधा बढ़ावा देता है और देश की तरक्की में एक तरह से रोड़ा अटकाता है। आयोग ने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों के अंदर भी लोकतंत्र की कमी है। उनके चंदे का हिसाब किताब पारदर्शी नहीं है और उनमें अपराधी किस्म के लोग घुसपैठ कर रहे हैं। यानी पार्टियों के अंदर भी सुधार की जरूरत थी। बहुत ज्यादा। एक और चिंता ये थी कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनमें भी देश के लिए एक साझा मकसद क्या हो, इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। मतलब राजनीति ज्यादा स्वार्थी होती दिख रही थी, पर्सनल गेन के लिए। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व यानी भाईचारे की जो बात है, वो आदर्श कहीं खोता सा लग रहा था। आयोग को लगा कि लोग शायद आजादी के समय से भी ज्यादा बटे हुए महसूस कर रहे थे और ये जो गठजोड़ बन रहा था नेता, अपराधी, अफसरशाही का, वो देश के लिए बहुत खतरनाक था। आर्थिक तरक्की तो हुई जैसा आपने बताया, पर क्या उसका फायदा सब तक पहुंचा? इस पर क्या कहा आयोग ने? यहीं पर सबसे बड़ी विफलता उजागर हुई थी। अच्छा। आयोग ने बताया कि देश में आय की असमानता भयानक रूप से बढ़ गई है। आप सोचिए, सबसे अमीर 20% लोगों के पास देश की 85% आमदनी थी। 85%? हाँ। और दूसरी तरफ जो सबसे गरीब 20% लोग थे, उनके हिस्से में सिर्फ 1.5% आता था। 1.5%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और उस वक्त भी 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे। 26 करोड़? मतलब तरक्की का फल वाकई चंद लोगों तक ही सिमट कर रह गया था। सामाजिक मोर्चे पर क्या कमियां पाई गई? यहां भी चिंताएं कम नहीं थी। माओं की मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो काफी ऊंची थी। आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे। यह हालत तो उप सहारा अफ्रीका के कई देशों से भी बदतर बताई गई। हे भगवान, हर 3 में से एक बच्चा कम वजन का पैदा हो रहा था। सबके लिए स्वास्थ्य का वादा भी अधूरा था, खासकर टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। पिछड़े राज्यों में स्थिति बहुत ही खराब थी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में। और दालों की खपत कम होना, इसका क्या मतलब था? ये भी एक चिंताजनक संकेत था, क्योंकि दालें हमारे यहाँ प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं, खासकर आम आदमी के लिए। सही बात है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के दावे तो बहुत हुए थे, पर आयोग ने पाया कि जमीन पर अमल ईमानदारी से नहीं हुआ। करोड़ों बच्चे, खासकर दलित बच्चे, वो शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से अब भी बाहर थे। और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल था? प्रशासन के स्तर पर भी आयोग ने काफी तीखी टिप्पणी की। भ्रष्टाचार, अफसरों की संवेदनहीनता और नाकामी इतनी बढ़ गई थी कि देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था यानी ब्लैक इकोनॉमी वो पूरी तरह से खड़ी हो गई थी। जवाबदेही की भारी कमी थी। अनुच्छेद 311 का भी जिक्र था शायद, जो सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के खिलाफ कुछ सुरक्षा देता है। हाँ, उसका जिक्र था। आयोग ने पाया कि इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल हो रहा था। देखिए, ईमानदार अफसर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ठीक है, पर हो ये रहा था कि बेईमान अफसर खुद को बचाने के लिए इसकी आड़ ले रहे थे। अच्छा, तो इससे भ्रष्टाचार और बढ़ रहा था। बिल्कुल। लैंगिक न्याय यानी जेंडर इक्वालिटी का क्या हल बताया गया? स्थिति अच्छी नहीं थी। महिलाओं की औसत उम्र में ही राज्यों के बीच भारी फर्क था। जैसे आपने केरल का उदाहरण दिया, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ये 18 साल कम थी। 18 साल का फर्क? जी। लिंगानुपात, सेक्स रेशो बहुत बिगड़ा हुआ था। हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 933 महिलाएं। वो मिसिंग वुमेन वाली बात। सरकारी नौकरियों में, न्यायपालिका में, यहाँ तक कि लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था। और न्याय व्यवस्था, आम आदमी को इंसाफ मिल पा रहा था या नहीं? आयोग के मुताबिक न्यायपालिका लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। मुकदमों में देरी और भारी खर्च ये लोगों को तोड़ रहा था। हाँ, ये तो आज भी एक बड़ी समस्या है। प्रक्रियाएं इतनी धीमी और अनिश्चित थी कि लोग इंसाफ के लिए गैर कानूनी तरीकों का सहारा लेने को मजबूर हो रहे थे। सिविल हो या क्रिमिनल, पूरा ट्रायल सिस्टम एक तरह से चरमरा गया था। तो कुल मिलाकर 50 साल के इस रिपोर्ट कार्ड में लाल निशान ज्यादा थे, ऐसा लगता है। हाँ, आयोग का निचोड़ यही था कि ये 50 साल चूके हुए अफसरों की कहानी ज्यादा लगते हैं। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर पेश की आयोग ने। हाँ, बिल्कुल। और इसी गंभीर तस्वीर के आधार पर आयोग ने कुछ खास चिंता के क्षेत्रों को उभारा। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये मेजर कंसर्न्स हैं। क्या थी वो मुख्य चिंताएं? पहली और सबसे बड़ी चिंता थी संवैधानिक विश्वास का टूटना। मतलब सरकारें लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही थीं और संस्थानों पर से लोगों का भरोसा कम हो रहा था। दूसरी चिंता थी
कि दुनिया में जो तेज बदलाव हो रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उससे हमारा देश कदम नहीं मिला पा रहा था। ये भी अहम है। साथ ही बढ़ता सरकारी खर्च और कर्ज का बोझ, ये भी एक बड़ी समस्या थी। आयोग ने चेतावनी दी कि भारत एक तरह से कर्ज के जाल में फंसता दिख रहा है। और राजनीतिक माहौल का बिगड़ना, वो तो था ही। अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, ये नेता अफसर अपराधी का गठजोड़, देश की सुरक्षा और अखंडता पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सामाजिक तनाव के जो संकेत थे, उनको समझने और उनसे निपटने का कोई कारगर सिस्टम नहीं था। संसदीय संस्थाओं के बारे में क्या कहा? उनकी अपनी कमजोरियां थी जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती थी। चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग, जिससे दागी लोग संसद और विधानसभा में पहुंच रहे थे, ये एक बहुत बड़ी चिंता थी। और ये भी कि विधायिकाएं सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही थी। आयोग ने ये भी पाया, जैसे उदाहरण दिया कि 13वीं लोकसभा सिर्फ 27.9% वोटरों के बहुमत से बनी थी। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। फिर सरकारों का बार बार गिरना, अस्थिरता, जिसका कारण ज्यादातर मौकापरस्त राजनीति और दल बदल था। इसकी भारी कीमत देश को चुकानी पड़ रही थी, आर्थिक और प्रशासनिक दोनों तरह से। अर्थव्यवस्था की हालत पर और क्या चिंताएं थी? कर्ज का जाल तो था ही, साथ में काला धन, समानांतर अर्थव्यवस्था और क्राइम सिंडिकेट्स का बढ़ता असर, ये सब भी चिंताजनक थे। और सामाजिक स्तर पर शहरों पर बढ़ता बोझ, गांव से पलायन, शहरी भीड़ और बढ़ती बेरोजगारी, ये समस्याएं भी विकराल रूप ले रही थी। और शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा और रिसर्च की गुणवत्ता में गिरावट। आयोग ने इसके लिए बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया था, एक तरफा और बिना सोचे समझे शैक्षिक निरस्त्रीकरण। उनका मानना था कि हम एक ज्ञान आधारित समाज, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनने पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये तो गंभीर बात है। हाँ, फिर न्याय व्यवस्था, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का लगभग ढह जाना, खराब जांच, मुकदमों में सालों साल की देरी, गवाहों की सुरक्षा की कमी, ये भी बड़ी चिंता का विषय था। सांप्रदायिक दंगों पर भी कुछ कहा। हाँ, उन्हें सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं माना गया, बल्कि समाज की एक बीमारी, एक तरह का कलेक्टिव बिहेवियरल डिसऑर्डर कहा गया। और अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने और उन्हें मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया गया। और बच्चों का भविष्य, वो एक बहुत बड़ा चिंता का क्षेत्र था। देश के करोड़ों बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण के लिए व्यवस्था एकदम नाकाफी थी। एक आंकड़ा था कि प्राथमिक शिक्षा का लगभग 96% बजट तो सिर्फ तनख्वाह देने में ही चला जाता था। तो फिर बाकी चीजों के लिए पैसा ही नहीं बचता होगा। बिल्कुल। तो ये सब चिंताएं दिखाती हैं कि 50 साल बाद भी संविधान के जो बड़े बड़े वादे थे, वो पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाए थे। इन गंभीर चिंताओं के मद्देनजर आयोग ने सिर्फ समस्याएं ही तो नहीं गिनाई होंगी, कुछ समाधान भी सुझाए होंगे। मैंने सुना है बहुत सारी सिफारिशें थी। हाँ, बहुत सारी, कुल 249 सिफारिशें थी। 249? बाप रे। इनमें से कुछ के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत थी, कुछ के लिए नए कानून बनाने की, और कुछ ऐसी थी जो सरकारी आदेशों से ही लागू हो सकती थी। 249 तो बहुत ज्यादा है, सबको तो हम यहाँ शायद डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ सबसे अहम सिफारिशों पर बात करते हैं। लोगों के मौलिक अधिकारों को लेकर क्या कहा गया? कुछ नया जोड़ने की बात थी। हाँ, आयोग ने अधिकारों का दायरा बढ़ाने पर काफी जोर दिया। जैसे भेदभाव के खिलाफ जो सुरक्षा है, उसे और व्यापक बनाने की बात कही। जातीय या सामाजिक मूल, राजनीतिक राय, इन आधारों पर भी भेदभाव ना हो। अच्छा। बोलने की आजादी में प्रेस की आजादी और सूचना पाने के अधिकार को साफ तौर पर शामिल करने का सुझाव था। राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ, उसकी नींव यहीं से पढ़ी, समझ लीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर कुछ नए अधिकार जोड़ने की भी बात कही, जैसे टॉर्चर के खिलाफ अधिकार, अगर किसी को गैर कानूनी हिरासत में रखा जाए तो उसे मुआवजा मिले, विदेश जाने और लौटने का अधिकार, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी, कम से कम 80 दिन साल में, ये भी एक सिफारिश थी। हाँ, ये तो मनरेगा जैसा लग रहा है कुछ। हाँ, कह सकते हैं। अदालतों तक पहुंच का अधिकार, समान न्याय, बच्चों की देखभाल, सुरक्षित पीने का पानी और पर्यावरण संरक्षण, इन्हें भी अधिकार बनाने की बात थी। शिक्षा के अधिकार का क्या हुआ? उसे लड़कियों और SC/ST समुदाय के बच्चों के लिए 18 साल की उम्र तक बढ़ाने का सुझाव था। और एक बहुत अहम बात यह कही गई कि आपातकाल के दौरान भी कुछ मौलिक अधिकार, जैसे छुआछूत के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 17, शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और कोर्ट जाने का अधिकार अनुच्छेद 32, ये निलंबित नहीं किए जाने चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। संपत्ति के अधिकार पर भी कुछ था, वो तो अब मौलिक अधिकार नहीं है। पर वो अनुच्छेद 300A में है,
आयोग ने कहा कि इसे और स्पष्ट किया जाए ताकि संपत्ति का अधिग्रहण मनमाना न हो और सिर्फ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कानून के तहत ही हो, और खासकर SC/ST की जमीन लेने से पहले उनके पुनर्वास की पक्की योजना बनाना जरूरी हो। अब आते हैं सरकार चलाने यानी कार्यपालिका और प्रशासन में सुधार के सुझावों पर। यहाँ क्या कुछ खास था? कुछ बहुत दिलचस्प सुझाव थे। जैसे अगर चुनाव में किसी को बहुमत ना मिले, हैंग पार्लियामेंट हो जाए, तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए सीधे सदन के नेता को चुनाव हो, यानी सदन ही तय करे। हाँ, और अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाए तो उसके साथ ही वैकल्पिक नेता का नाम भी देना जरूरी हो। इसे रचनात्मक अविश्वास मत कहा गया। मकसद यह था कि सिर्फ सरकार गिराने की राजनीति ना हो, बल्कि एक विकल्प भी तैयार रहे। ये तो अच्छा आइडिया लगता है। मंत्रियों की संख्या सीमित करने की बात भी थी शायद, वो आजकल बहुत बहस में रहता है। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल संख्या के 10% तक सीमित करने का सुझाव था। और लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश थी। हालांकि प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने का सुझाव था उस रिपोर्ट में। अफसरों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए वो अनुच्छेद 311 वाली बात। हाँ, उसमें बदलाव करके ईमानदार अफसरों को पूरी सुरक्षा देने और बेईमानों को आसानी से दंडित करने की बात कही गई। एक स्वायत्त सिविल सेवा बोर्ड बनाने का भी सुझाव था। और विसल ब्लोअर यानी भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने का भी सुझाव था। केंद्र राज्य संबंधों में खासकर अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या सिफारिशें थीं, ये हमेशा विवादों में रहता है। इस पर आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह जरूर ली जानी चाहिए। और अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर बिल्कुल आखिरी हथियार के तौर पर ही हो, और वो भी तब जब विधानसभा में सरकार का बहुमत साबित करने का मौका दिया जा चुका हो। और विधानसभा भंग करने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा जब तक संसद में रखी न जाए तब तक विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए। ये भी एक अहम सिफारिश थी। न्यायपालिका में सुधार के लिए क्या सुझाव थे? जजों की नियुक्ति का मुद्दा भी तो उठा रहता है। हाँ, इसके लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की सिफारिश की गई थी, जो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर देखे। अच्छा। जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का भी सुझाव था। हाई कोर्ट के लिए 65 साल और सुप्रीम कोर्ट के लिए 68 साल। और मुकदमों के निपटारे के लिए? उसके लिए समय सीमा तय करने की बात थी, जैसे कोई मामला 1 साल से ज्यादा लंबित ना रहे। और एक नई चीज, प्ली बार्गेनिंग, यानी अगर कोई अपना जुर्म कबूल कर ले तो सजा में कुछ रियायत मिले, ऐसी व्यवस्था शुरू करने की भी बात कही गई। चुनावी सुधार, ये तो आज भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, शायद उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, इस पर आयोग ने बहुत कड़े सुझाव दिए थे। कहा कि जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप तय हो गए हों, जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। आरोप तय होने पर? हाँ, चार्ज फ्रेम होने पर। और जो जघन्य अपराधों में सजा पा चुके हैं, उन पर तो जीवन भर के लिए पाबंदी लगाने की बात कही। और नेताओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं, उनके जल्दी निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का सुझाव दिया। चुनाव याचिकाओं के लिए भी अलग से स्पेशल कोर्ट या बेंच हो, और कोई भी उम्मीदवार 1 से ज्यादा सीट से चुनाव न लड़ सके। ये 1 सीट वाला सुझाव तो आज भी उठता है। राजनीतिक दलों और उनके चंदे को लेकर क्या कहा गया? इस पर भी बहुत जोर था। कहा गया कि दलों के कामकाज, उनके रजिस्ट्रेशन, उनके अंदरूनी लोकतंत्र और खासकर उनके चंदे को लेकर एक व्यापक कानून बनना चाहिए। इसमें पूरी पारदर्शिता हो, खातों का ऑडिट हो और नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान हो। कॉर्पोरेट चंदे की सीमा तय करने और सब कुछ सार्वजनिक करने पर भी जोर था। और वो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा, दल बदल कानून, उसमें क्या बदलाव सुझाए? उसे बहुत सख्त बनाने का सुझाव था। सिफारिश ये थी कि कोई भी विधायक या सांसद, चाहे वो अकेले पार्टी बदले या पूरे समूह के साथ, उसे अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा और दोबारा चुनाव लड़कर आना होगा। अच्छा। और ऐसे दल बदलुओं को मंत्री या कोई और सरकारी पद, जिसे लाभ का पद कहते हैं, वो लेने से भी रोका जाए, कम से कम उस विधायिका के बाकी कार्यकाल तक। और फैसला कौन करेगा, स्पीकर या कोई और? ये सबसे बड़ा बदलाव था। आयोग ने कहा कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला सदन के स्पीकर या सभापति को नहीं, बल्कि चुनाव आयोग को करना चाहिए। ओहो, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होता अगर लागू हो जाता। हाँ, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें थी दल बदल कानून को लेकर। तो ये थीं NCRWC की कुछ मुख्य चिंताएं और उनकी कुछ प्रमुख सिफारिशें। वाकई आयोग ने संविधान के 50 साल के कामकाज का बहुत गहराई से विश्लेषण किया था और भविष्य के लिए एक तरह से रोड मैप देने की कोशिश की थी।
निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमें एक तरह से आईना दिखाता है कि हम 50 साल बाद कहाँ खड़े थे और आगे हमें कहाँ जाना है। बहुत सी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। 50 साल का अनुभव हमने देखा, आयोग की इतनी सारी सिफारिशें भी आईं, उन पर अमल हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। पर आज भी भारतीय लोकतंत्र और शासन के सामने वो कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसका हल हमें अभी तक नहीं मिला है, आपके हिसाब से? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। हो सकता है वो चुनौती राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो, या संस्थाओं का जो लगातार क्षरण हो रहा है वो हो, या फिर वो सामाजिक और आर्थिक बराबरी का अधूरा सपना हो जिसे संविधान ने देखा था। शायद चुनौती इन सबके मिले-जुले रूप में ही हमारे सामने खड़ी है। इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।